नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, ये वीडियो मैं न्यू बिगिनर्स के लिए बना रहा हूँ। जो पुराने खिलाड़ी हैं स्टॉक मार्केट के, वो तो ये सब जानते ही होंगे कि पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कैसे किया जाए। क्योंकि एक मेरे फॉलोअर हैं, उन्होंने पूछा था कि डाइवर्सिफिकेशन किस हिसाब से करना चाहिए हमें। हम अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं 5-10 साल का। तो किस हिसाब से हम डाइवर्सिफाई करें, आप हमें थोड़ा गाइड कीजिए। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले डाइवर्सिफिकेशन का मतलब मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम सारे पैसे एक ही स्टॉक में नहीं लगाएंगे। सारे पैसे हम स्टॉक मार्केट में भी नहीं लगाएंगे। कुछ पैसे हम एफडी के लिए रखेंगे, कुछ पैसे हम पीपीएफ अकाउंट या हमने एनपीएस ले लिया, टैक्स सेविंग के लिए स्कीम में इन्वेस्ट कर लिया, लाइफ इंश्योरेंस ले लिया। तो मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि हम जो है सारा पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं लगाएंगे। कुछ पैसा अपने पास सेफ में भी रखेंगे। कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो एफडी तोड़ के हम मतलब आसानी से अपना जो एक्सपेंस है, मेडिकल एक्सपेंस है, वो पे कर सकेंगे। पहले तो मैं कहूँगा कि आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर लीजिए। लाइफ इंश्योरेंस हो ना हो, लेकिन हेल्थ तो जरूर होना चाहिए। लाइफ भी बहुत ज़रूरी है और हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। ये दोनों पॉलिसी हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि लाइफ का कुछ नहीं पता कभी भी कि किस मोड़ पे कुछ दुर्घटना हो जाए। तो ये पॉलिसी हमारी हेल्प करेंगी। लाइफ इंश्योरेंस भी हेल्प करेगी और हेल्थ इंश्योरेंस भी हेल्प करेगी। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होगी तो हम आसानी से अच्छे हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बात करेंगे कि किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया जाए। सबसे पहले तो अगर आपकी एज कम है तो आप रिस्क ले सकते हो। आप ज़्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा सकते हो जब मार्केट में करेक्शन होती है। जैसे अभी करेक्शन हुई, अगर और करेक्शन आती है तो उसमें भी आप लगा सकते हो थोड़ा पैसा। तो अगर आपकी एज कम है, मैं कहूँगा अगर आपकी एज 25-30 के आसपास है, से नीचे है, तो आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो। स्मॉल कैप में अगर आप ज़्यादा पैसा लगाओगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा स्मॉल कैप के स्टॉक्स के अंदर। स्मॉल कैप के स्टॉक वो स्टॉक होते हैं जो कि बढ़ते बहुत तेजी से हैं। स्मॉल कैप कंपनियां वो कंपनियां हैं जो अभी न्यू स्टार्टअप है या फिर कुछ ऐसा बिजनेस है जो बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, बहुत तेजी से ग्रो होने वाला है। क्योंकि छोटा पौधा होता है, उसकी बॉडी में बहुत, उसकी जो प्लांट के अंदर ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। और वहीं जो बड़ा पेड़ होता है, 100 साल पे आना, 70 साल पे आना, 50 साल पे आना, उसके अंदर इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है, तो आप रिस्क ले सकते हो, स्टॉक मार्केट में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, वो भी करेक्शन पे। जब मार्केट के अंदर अच्छी करेक्शन आए, स्टॉक जो है डिस्काउंट लेवल पे अवेलेबल हो, तब भी टुकड़ों टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा करके आप निवेश कर सकते हो, जैसे कि अभी अभी भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप उसी तरीके से अगर आपकी एज 50+ है या 45+ है, तो थोड़ा आप अपना पैसा बचा के रखिए सेफ जोन में, एफडी वगैरह में या म्यूचुअल फंड में ज़्यादा आप निवेश कीजिए। स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली आप ज़्यादा पैसा मत लगाइए, क्योंकि कुछ नहीं पता कि मार्केट अगर ज़्यादा क्रैश कर जाए तो आपको फटाफट अगर पैसे की इमरजेंसी हो, जरूरत हो, तो आपको लॉस में अपने शेयर बेचने पड़ेंगे। तो इसलिए आप थोड़ा पैसा अपना रोक के रखिए, ज़्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में मत लगाइए। अगर आप मार्केट में लगाने का आपका मन है ज़्यादा पैसा, तो आप तब लगाइए जब मार्केट में बहुत अच्छी करेक्शन होती है और काफ़ी ज़्यादा गिरावट पे स्टॉक अवेलेबल होते हैं। और कोशिश कीजिए कि आप ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, जो दिग्गज कंपनियां हैं हमारे भारत की, जो वेल स्टैब्लिश बिजनेस हैं, जो ऐसे बिजनेस हैं जो कभी भी बर्बाद नहीं होने वाले, जिनको बर्बाद करना हो तो 30-40 साल लग जाएंगे उनको, उनका बिजनेस को डिस्ट्रॉय करने में। कुछ ऐसे बिजनेस में, यूनिक बिजनेस में, अच्छे बिजनेस में आप इन्वेस्ट कीजिए। जनरली लार्ज कैप और मिड कैप के स्टॉक इस टाइप के होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि डाइवर्सिफिकेशन किस हिसाब से करना है। उसके लिए आप मनी कंट्रोल वेबसाइट खोल लीजिए। मनी कंट्रोल वेबसाइट खोलेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन है म्यूचुअल फंड का। हम म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को देखेंगे कि उन्होंने किस हिसाब से डाइवर्सिफाई किया हुआ है अपने पोर्टफोलियो को। उसको देखने के बाद ही हम अंदाज़ा लगाएंगे कि हमें अपना पोर्टफोलियो किस हिसाब से बनाना है। क्योंकि ये बहुत स्मार्ट लोग हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, इन्होंने करोड़ों रुपया लगा रखा है स्टॉक्स के अंदर, मार्केट के अंदर। तो रिसर्च करके लगाया होगा। कई बार इनकी भी रिसर्च गलत हो सकती है, तो इसलिए आप अपना भी स्टडी कीजिए, अपना भी एनालिसिस कीजिए स्टॉक में निवेश करने से पहले। ऐसा नहीं है कि जो स्टॉक में इन्होंने पैसा लगाया वैसे के वैसे आप भी कॉपी कर लें, अपने पोर्टफोलियो में वैसे स्टॉक रख लें। अगर आप सारे स्टॉक इनके कॉपी करके अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं तो बेटर है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लें। क्योंकि म्यूचुअल फंड वाले थोड़ा बहुत एक्सपेंस लेते हैं, एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है इनका, एक्सपेंस लेते हैं और अच्छा रिटर्न निकाल के देते हैं मार्केट से। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैं खुद से भी इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, म्यूचुअल फंड, कई लोग क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बजाय वो कहते हैं हम खुद से निवेश करेंगे, खुद से ज़्यादा रिटर्न निकालेंगे मार्केट से। तो उसके लिए आपको थोड़ा स्टडी करनी पड़ेगी। तो ऐसे में मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, आप दोनों नाव में सवार रह सकते हैं। आप एक काम कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में भी अपनी रिसर्च करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे खोल लिया, कैनरा बैंक का खोला, इसके बाद हम देख रहे हैं नीचे आके काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म करके दिया। पास में एक जानी मानी कंपनी, बड़ी कंपनी एचडीएफसी का हम खोल लेते हैं।
अब जैसे यहाँ पे होल्डिंग आ रही है, होल्डिंग के अंदर काफ़ी सारे स्टॉक हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, उस पर 9% लगाया हुआ है, एचडीएफसी बैंक है, उस पर 8% लगाया हुआ है आपने पोर्टफोलियो का। यानी कि अगर उसके पास 100 रुपये थे इन्वेस्ट करने को, तो उसमें से 8 रुपये उसने एचडीएफसी बैंक में लगाए हुए हैं। इसी तरीके से 7% आईसीआईसीआई बैंक में, इन्फोसिस आईटी कंपनी है उसके अंदर 6.7%। इस तरीके से होल्डिंग है। आप मनी कंट्रोल वेबसाइट पे आइए, होल्डिंग चेक कीजिए, आपको पता चलेगा कि सेक्टर वाइज किस हिसाब से कौन कौन से स्टॉक में इन्होंने पैसा लगा के रखा हुआ है। अलग अलग सेक्टर के अलग अलग स्टॉक चुने हुए हैं। जैसे टीसीएस है, टीसीएस आईटी सेक्टर का स्टॉक है। उसी तरीके से एनटीपीसी है, ये पावर सेक्टर का स्टॉक है। इस तरीके से आईटीसी है, ये सिगरेट सेक्टर का स्टॉक है। कोल इंडिया है, ये इंडस्ट्रियल माइनिंग का स्टॉक है, मेटल एंड माइनिंग का स्टॉक है। उसी तरीके से एचडीएफसी है, या हाउसिंग लोन की कंपनी है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन कर रखा है, एक ही स्टॉक में सारे पैसे नहीं लगाए हुए हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स के हिसाब से जिस पे इनको ज़्यादा भरोसा है उस पर ज़्यादा पैसा लगाया हुआ है, और जिस पे इनको कम भरोसा है उस पर थोड़ा कम पैसा लगाया हुआ है। तो ये लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है। जैसे बैंकिंग सेक्टर में इसने 24% लगाए हुए हैं। बैंकिंग में ज़्यादा ग्रोथ आती है, बैंकिंग के स्टॉक उनको सेफ लगते हैं, इसलिए इन्होंने बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक में ज़्यादा लगाया हुआ है। उसके बाद रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग में 12% तक लगाया हुआ है। उसके बाद आईटी में 12%। उसके बाद इसी तरीके से 5% फार्मा सेक्टर के स्टॉक में लगाया हुआ है। उसी तरीके से हाउसिंग लोन की कंपनी में 5%। इस तरीके से आप देख सकते हैं, होल्डिंग देख सकते हैं कौन कौन से स्टॉक में कितना पैसा लगाया हुआ है और कौन कौन से सेक्टर के स्टॉक में कितना कितना निवेश किया हुआ है। इनके पोर्टफोलियो में आपको करीब करीब 25 से 30 40 स्टॉक मिलेंगे, 40 स्टॉक तक मिलेंगे जिनके अंदर इन्होंने पैसा लगा के रखा हुआ है। अब मैं ऐसा नहीं कहता कि आप भी अपने पोर्टफोलियो में 40 स्टॉक रख लीजिए। अगर आपका 1 लाख का पोर्टफोलियो है तो आप उसमें 15 या 20 स्टॉक तो रख सकते हो। इस तरीके से आप डाइवर्सिफिकेशन कीजिए। हम और भी म्यूचुअल फंड को एनालाइज कर सकते हैं, और भी म्यूचुअल फंड हम देख सकते हैं इस वेबसाइट पे कि उन्होंने किस हिसाब से पैसा लगाया हुआ है। जनरली मैंने यही देखा है, ज़्यादातर म्यूचुअल फंड वालों के पोर्टफोलियो में 30 से 40 स्टॉक तो होते ही होते हैं। 30 40 50 स्टॉक तक जनरली रखे हुए हैं उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में। इस तरीके से हम एक मिड साइज का डायरेक्ट प्लान वाला म्यूचुअल फंड खोल लेते हैं, डीएसपी, ब्लैक रॉक, मिड साइज फंड। इनके पोर्टफोलियो में हम देखते हैं काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया इसने पास में। इन्होंने भी अपने पोर्टफोलियो के अंदर 30 से 35 स्टॉक तक रखे हुए हैं और डाइवर्सिफिकेशन कर रखा है। तो आप भी अपना डाइवर्सिफिकेशन कीजिए, लार्ज कैप में थोड़ा रखिए, मिड कैप में थोड़ा रखिए, स्मॉल कैप में थोड़ा रखिए। इनके पोर्टफोलियो को एनालाइज कर लीजिए, इनमें से स्टॉक आपको इनके नाम पता चल जाएंगे। जब मंदी हो, मार्केट में जब करेक्शन हो, तब आप इनमें से कोई अच्छा स्टॉक ढूंढ के उस पर अपना एनालिसिस करके, रिसर्च करके आप जो है अच्छे स्टॉक में निवेश कर सकते हैं, अपना अच्छा सा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। एक बात मैं और यही कहना चाहूँगा, कई बार क्या होता है कि इनसे भी गलती हो जाती है, इनसे भी ऐसा कोई स्टॉक ये रख लेते हैं अपने पोर्टफोलियो में जो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करता या फिर नेगेटिव रिटर्न देता है। तो आप उसके लिए अपने रिसर्च कीजिएगा किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। लेकिन यहाँ आने के बाद आपको ये तो पता चलेगा कि ये किस हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, किस हिसाब से ये अपने पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करते हैं, किस हिसाब से ये कौन कौन से सेक्टर के कितने कितने स्टॉक लेते हैं। जैसे अब हम सेक्टर वाइज इसके अंदर देखते हैं, तो इसके अंदर बैंकिंग के अंदर इन्होंने 7% लगाया हुआ है। एनबीएफसी कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, यानी कि जो बैंक नहीं है लेकिन फाइनेंशियल सर्विसेज देती हैं, उसके अंदर इन्होंने 7% लगाया हुआ है। फार्मा में 6% लगाया हुआ है। केमिकल में 5%। इसी तरीके से फर्टिलाइजर में 4%। उसके बाद प्लास्टिक प्रोडक्ट में 4%। तो देखिए आप किस तरीके से इन्होंने डाइवर्सिफाई किया हुआ है, अलग अलग सेक्टर के अलग अलग स्टॉक चुने हुए हैं। हर सेक्टर के हीरो मोती तलाश के, अच्छे स्टॉक को तलाश के, अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक को तलाश के अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है। तभी जो है इनका पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है, अच्छा रिटर्न निकाल के दे पा रहा है अपने इन्वेस्टर को। पास के अंदर इन्होंने अच्छा रिटर्न निकाल के दिया। जैसे हम चेक कर लेते हैं, डीएसपी ब्लैक रॉक ने पिछले 5 साल के अंदर हम देखें इसका रिटर्न तो 67% है, और और जब से लॉन्च हुआ तब से 350% है। तो नॉट बैड, बुरा नहीं है, अच्छा अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है क्योंकि इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन कर रखा है। और ये जो है स्टॉक की शफलिंग करते रहते हैं, स्टॉक को चेंजेस भी करते रहते हैं अपने पोर्टफोलियो में। मान लीजिए आज मार्केट बुल रन पे है, मार्केट पी पे पहुंच गई मान लीजिए, तब इनको लग रहा है कि स्टॉक ओवरवैल्यूड हो गया, तो वो सारे स्टॉक बेच देते हैं। जो अंडर वैल्यू स्टॉक लगता है वो अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। तो ये अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं काफ़ी अच्छे से डाइवर्सिफाई भी करते हैं, मैनेज भी करते हैं, और स्टॉक जो बेकार हो जाता है, फंडामेंटली वीक हो जाता है, तो उसको निकाल भी देते हैं। तो मैं इसलिए कहूँगा कि आप अगर डाइवर्सिफिकेशन करने जा रहे हो, अपना पोर्टफोलियो बनाने जा रहे हैं, तो आप यहाँ से स्टॉक के आइडिया ले सकते हैं, लेकिन आप उस पर अपनी रिसर्च भी कीजिए। हो सकता है शायद वो स्टॉक इतना अच्छा परफॉर्म ना करे,
हो सकता है वो थोड़ा कम परफॉर्म करें, तो आप यहाँ से नाम ढूंढ लीजिए, उसके बाद उस पर फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए और टेक्निकल एनालिसिस कीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि कौन सा इन्वेस्टमेंट के लिए बेटर है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से स्टॉक का नाम लेता हूँ, उसके बाद फिर रिसर्च करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है तो मैं उसमें निवेश करता हूँ। लेकिन एटलीस्ट यहाँ से एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि इन्होंने अच्छे से स्टॉक में पैसा लगा रखा है रिसर्च करके, डाइवर्सिफिकेशन किस हिसाब से किया हुआ है, हमें भी उसी हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। क्योंकि अगर आपने एक ही स्टॉक में सारे पैसे लगा दिए, एक ही सेक्टर के स्टॉक के अंदर सारे पैसे लगा दिए, या एक ही सेक्टर के अंदर सारे पैसे लगा दिए, अगर वो सेक्टर डूब गया या फिर आउट परफॉर्म करता है, अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, तो आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। म्यूचुअल फंड वाले जितना रिटर्न निकालते दे पा रहे हैं, आप उतना भी नहीं कमा पाएंगे। इसलिए आपको अपने रिसर्च करनी होगी और आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि अगर आप अपनी खून पसीने की कमाई लगाने जा रहे हो तो आप जो है पूरी रिसर्च करें। रिसर्च करने के बाद ही, मेहनत करने के बाद ही स्टॉक मार्केट में अपने पैसे लगाएं। तो इसी के साथ दोस्तों, वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपको मेन, कि आप कभी भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएं तो ये गलती मत कीजिएगा। अगर मान लीजिए आपने अपने पोर्टफोलियो में 20 स्टॉक रखे और एक स्टॉक नीचे आता जा रहा उसी में आप परचेज करते जा रहे हैं, उसको बाय करते जा रहे हैं। आपके पोर्टफोलियो में मान लीजिए 20 स्टॉक थे, सब में आपने 5% लगाया हुआ है और एक स्टॉक काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरता चला जा रहा है, आप उसके अंदर ही एवरेज आउट करते जा रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। अगर ऐसा कुछ होता है, ऐसी कोई कंडीशन होती है, 20 स्टॉक में अगर आपने पैसा लगाया हुआ है, मान लीजिए 1 लाख रुपए थे आपके लगाने को, आपने 5% करके हर स्टॉक में लगाया हुआ है, 5,000 रुपये करके हर स्टॉक में लगाया हुआ है, तो अगर एक स्टॉक गिरता चला जा रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, भूल जाइए, उसको एवरेज आउट मत कीजिए। क्योंकि अगर आपने एवरेज आउट करना शुरू किया तो आपके सारे पैसे उसमें लगते चले जाएंगे और फिर आपका पोर्टफोलियो की बैंड बच जाएगी। पोर्टफोलियो आपका इतना अच्छा नहीं रहेगा, आप अच्छा रिटर्न निकाल के मार्केट से नहीं आ पाएंगे बाहर, अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। आप या तो पहले रिसर्च कीजिए वो गिर रहा तो क्यों गिर रहा है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, मैनेजमेंट का कोई इशू है, या फिर उस कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम है। आप रिसर्च कीजिए, रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें उस स्टॉक के अंदर और लगाना है पैसा या नहीं लगाना। कई बार क्या होता है कि मार्केट जब करेक्ट करती है, सारे स्टॉक करेक्ट करते हैं, तब तो अलग बात है। लेकिन अगर मार्केट करेक्ट नहीं कर रही, वैसे ही कोई स्टॉक करेक्ट कर रहा है, काफ़ी तेज़ी से नीचे आता जा रहा है, तो उसके लिए आप फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए, रुक जाइए, उसके अंदर ज़्यादा पैसा मत लगाइए, उसको छोड़ दीजिए, उसके ऊपर रिसर्च कीजिए। अगर अच्छा लगे तो उसके अंदर फिर इन्वेस्ट करने का हम डिसीजन लेंगे। ठीक है दोस्तों, कि अब ये वीडियो खत्म करने से पहले बताना चाहता हूँ, ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पज के लिए था, किसी तरीके की बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है कि आप मेरा वीडियो देखें और जाके मार्केट में स्टॉक को बाय कर लें। आप अपनी रिसर्च कीजिए या अपने फाइनेंशियल प्लानर या फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करने के बाद ही कोई बाय सेल होल्ड का डिसीजन लीजिएगा।